अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटीआई के हवाले से आने वाले रिवाइज्ड जो डीपीआई का अनाउंसमेंट है या फिर एक फ़ाइल है जो कि एक पीडीएफ फ़ाइल है तकरीबन 6-7 सफ़ों की। उसके अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें हमें गाइड की हैं सीटीआई के हवाले से, कितनी सीटें हैं, क्या लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट कैसे बनेगा। तो ये सारी बातें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहला जो हम फ़ाइल हम स्टार्ट करते हैं उसका पहला पेज है कि कितने लोगों की जो है वो ज़रूरत है या कितनी सीट्स आई हैं। तो सीट्स की अगर बात की जाए तो वो हैं 8084 सीट। ठीक है, मतलब कि 8084 सीटें जो हैं वो पिछली दफ़ा 7000 थी, अब इस बार माशाल्लाह से 8000 हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब माइनॉरिटी के लिए 5% रखी है, डिसेबल कोटा में 3% कोटा रखा है और ट्रांसजेंडर्स के लिए 0.5% कोटा रखा हुआ है। मतलब कि सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कोई ट्रांसजेंडर है, चाहे कोई डिसेबल है, चाहे कोई माइनॉरिटी है, चाहे कोई नॉर्मल ओपन मेरिट में लोग हैं। ठीक है, तो हर कोई इस पे अप्लाई कर सकता है। 8084 सीटें हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं तो ये कब होगा, मतलब कब से लेके कब तक आपका ये बनेगा और कौन से मतलब लेवल के लिए कितनी डेट्स तक आपकी जॉब रहेगी। तो एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, ये टेम्परेरी जॉब्स हैं जो कि हमेशा आपको पता ही है कि सीटीआई टेम्परेरी जॉब ही होती है। ये सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट को, टीचर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हर साल आती हैं या 2 साल बाद आती हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट होगी 1/10/2025 से, मतलब 1 अक्टूबर अगले महीने से, 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक। इंटरमीडिएट लेवल मतलब कि FA FSC लेवल तक जो जॉब्स कॉलेजेस में लोग अप्लाई करेंगे या फिर जो लोग भी इंटरमीडिएट लेवल के टीचर्स होंगे एज अ सीटीआई, उनको उनकी जॉब शुरू होगी 1 अक्टूबर से लेके 30 अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगी अगले साल। ठीक है, तो ये 7 महीनों की जॉब है। इसके अलावा दूसरी जो अहम बात है वो है BS लेवल के, ये होगी 10 महीने की। 1/10/2025 से शुरू इकट्ठी होगी, लेकिन जो ख़त्म होगी वो इनकी होगी 31 जुलाई 2026, अगले साल की जुलाई में। ठीक है, जुलाई के एंड में। तो 10 महीना BS लेवल की टीचर्स की जॉब रहेगी सीटीआई की और 7 महीना इंटरमीडिएट लेवल की रहेगी। तो ये एक अहम बात थी जो बताने वाली थी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कौन से लोग कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बड़ी अहम डिस्कशन चल रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं लोगों की बातों से। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि क्वालिफ़िकेशन जो है ना, पिछली दफ़ा यहाँ पे एक लाइन ऐड थी, वो ये थी कि MS और MPhil और PhD को अहमियत दी जाएगी BS कॉलेजेस में, लेकिन अगर वहाँ पे कोई भी नहीं होगा तो MA या मास्टर वाले या BS वाले भी पढ़ा सकते हैं। इस बार वो लाइन यहाँ पे ऐड नहीं है, सिर्फ़ इतना सा फ़र्क है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, कई BS कॉलेजेस में भी तो इंटरमीडिएट होता है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि आप अप्लाई कर ही नहीं सकते, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये होगा कि अगर कोई भी MPhil आ गया या PhD आ गया, पिछली दफ़ा उन्होंने ये चीज़ क्लियर नहीं की थी लेकिन इस बार उन्होंने क्लियर कर दिया, बस इतना फ़र्क है, जो कि एक अच्छी बात भी है। पिछली दफ़ा जिस दिन सीटीआई स्टार्ट होने लगी थी उस दिन उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था कि MPhil को ऊपर ले आएँ या PhD को ऊपर ले आएँ, चाहे मेरिट में वो नीचे हैं। तो इस बार उन्होंने अच्छा किया कि पहले ही क्लियर कर दिया। तो आप ये मत सोचें कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मैं सिंपल तरीका बताती हूँ। अगर आपके आसपास कोई ग्रेजुएट कॉलेज है, आप वहाँ पर भी अप्लाई करें, एसोसिएट में भी अप्लाई करें, सिंपल। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका मास्टर है या BS है तो आप दोनों कॉलेजेस में अप्लाई करें। अगर अल्लाह ना करे, अगर आप जिस डिपार्टमेंट के हैं वहाँ पे कोई MPhil या PhD आ जाता है, फिर उनको रखेंगे। अगर नहीं आता तो आपको रखेंगे, ये सिंपल बात है। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है। अच्छा अच्छा, अब थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा है जी। फॉर BS कॉलेजेस MS MPhil PhD इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। अगर आपका MS MPhil या PhD है तो आप BS कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आपका मास्टर या BS है तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके डिपार्टमेंट में MPhil PhD आ गया तो उनको रखेंगे, आप वहाँ पे उन्हें ये नहीं कह सकते कि आप हमें रखें, सिंपल। और अगर कोई भी ना आया MPhil PhD वाला तो आपको ही रखा जाएगा। उसके बाद है फॉर ऑल अदर कॉलेजेस, चाहे कम्युनिटी कॉलेजेस हैं या एसोसिएट कॉलेजेस हैं, उनके लिए मास्टर डिग्री को अहमियत दी जाएगी और BS को अहमियत दी जाएगी, चाहे फर्स्ट डिवीज़न हो चाहे सेकंड डिवीज़न हो। थर्ड डिवीज़न को नहीं रखा जाएगा। अब उन्होंने मार्क्स की जो तकसीम बताई है वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, क्योंकि ये एकेडमिक बेस पे जॉब होती है, इसके टेस्ट के बेस पे तो होती नहीं है। ठीक है, तो आपकी एकेडमिक बेस अगर सारी ज़िंदगी अच्छी रही है तो आपको इजीली हो जाएगी। तो 85 आपके मार्क्स लिए जाएंगे एजुकेशन बेस पे, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी BA MA या FA भी, जो भी आपने पढ़ा है। अच्छा, उसके बाद मार्क्स ऑफ क्वालिफ़िकेशन, अगर आपने मास्टर डिग्री से अबव पढ़ा है
मतलब एमफिल पीएचडी या एमएस वगैरह किया तो आपके 5-5 नंबर ऐड हो जाएंगे। मार्क्स ऑफ पोजीशन होल्डर के लिए 5 नंबर होंगे, ठीक है। इंटरव्यू मार्क्स जो आपका इंटरव्यू होगा वो 5 नंबर का होगा। तो कई कॉलेजेस तो 5 नंबर पूरे भी दे देते हैं, कई कॉलेजेस 3 देते हैं, कई कॉलेजेस 4 देते हैं। तो आपने अपने इंटरव्यू को अच्छे से अच्छे देना है ताकि आप 5 नंबर ले लें तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अब इंटरव्यू मार्क्स जो है विल बी अवॉर्डेड ऑन द सेटिस्फैक्ट्री प्रेजेंटेशन बाय द कैंडिडेट ऑन सब्जेक्ट। तो आपके सब्जेक्ट के हवाले से इंटरव्यू होगा, आपने कोशिश करनी है जितना बेटर तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकें। अगर स्लाइड्स बनानी है वो आपको बता दिया जाएगा, या फिर आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपने उनको अच्छे से गाइड करने हैं, सॉरी बताने हैं। अब हम आते हैं इसके स्टाइपेंड पे। स्टाइपेंड भी कह सकते हैं, सैलरी भी कह सकते हैं। स्टाइपेंड इसलिए क्योंकि इंटर्नशिप है, अदरवाइज़ आप सैलरी कह लें, पे कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। अच्छा, इंटरमीडिएट्स के लिए भी 50 है और बीएस के लिए भी 50 है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। चाहे आप बीएस को पढ़ाएं, चाहे आप एफए को पढ़ाएं, एफएससी को पढ़ाएं, मिलने आपको 50 ही हैं। ठीक हो गया, तो ये इसका सैलरी था। अब आ जाते हैं एज लिमिट पे। तो एज लिमिट की कोई टेंशन नहीं है, ये वाहिद जॉब है मेरे ख्याल से पाकिस्तान में, शायद आई थिंक सो, जिसमें कोई एज का मसला नहीं है। चाहे आप जितने बड़े होंगे उतने आपको चांसेस होंगे ये जॉब मिलने के। खैर, अच्छा, ये अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात है आपका प्लेसमेंट क्या है। तो 7 मंथ जैसे मैंने पहले बता दिया कि अगर आपने इंटरमीडिएट को पढ़ाना है तो 7 महीने की जॉब है, 1/10 से लेकर 30/4/26 तक। अगर आपने बीएस लेवल पे पढ़ाना है या पढ़ाएंगे आप, जब इंशाल्लाह अल्लाह आप सब लोगों को कामयाब करे, तो आपकी 1/10/25 से लेकर 31/7/26 तक आपकी जॉब होगी, जो कि आई थिंक 10 महीने बनते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये प्लेसमेंट है आपकी। अब लीव जो है ना, सिर्फ 2 ले सकते हैं आप महीने में, 1 महीने में 2 लीव्स, चाहे आप लें ना लें कोई मसला नहीं, लेकिन हर महीने में सिर्फ 2 छुट्टियां ही आपको मिल सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा, मतलब कोई भी इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे या कोई भी खर्चा सफरी वगैरह वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद है टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्लेसमेंट ऑफ कॉलेज जो है वो ये टेम्प्रेरी है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये परमानेंट नहीं होती हैं। हो सकता है कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आ जाए कि कभी इनको परमानेंट कर दिया जाए, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो टेम्प्रेरी ही जॉब्स हैं ये, तो इसलिए आपने ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी, सिर्फ अपना अच्छा सा इंटरव्यू दें और अपनी जॉब स्टार्ट करें इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांसफ़र जो है वो डिपेंड करता है, प्लेसमेंट शैल बी सब्जेक्ट और कॉलेज स्पेसिफिक ही होती है वैसे तो, कि आपका जिस कॉलेज में होगा उधर ही आपका रहेगा। उसके बाद अगर आपने डॉक्यूमेंट्स बोगस दिए हुए या फेक दिए हुए, तो फिर आपको, अगर आप पकड़े गए या पकड़े जाते हैं, जो कि पकड़े भी जाते हैं, सिंपल सी बात है, तो आपके लिए बहुत मसला बन सकता है। तो आपने कोशिश करनी है अपने रियल डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, ओरिजिनल दिखाएं, फेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला ने रिस्क देना है, उसने देना ही देना है, उसने रिस्क देने का वादा किया है। तो अल्लाह ताला पे यकीन रखें और अपने आप को जितना हो सके ओरिजिनल ही दिखाएं। अच्छा, उसके बाद ज्वाइनिंग पीरियड कॉलेज इंटर्निंग का 7 डेज़ तक हो जाता है, सारी चीज़ें उसको गाइड कर दी जाती हैं। उसके बाद नो राइट टू रेगुलर प्लेसमेंट, जैसे मैं बताया कि ये कभी भी उसके लिए प्राइवेट, सॉरी, वो परमानेंट नहीं होती, ना ही आपको कोई रेगुलरली प्लेस कर सकता है, ठीक है, जब तक ऊपर से कोई नोटिफिकेशन ना आ जाए या गवर्नमेंट तरफ से। तो ये टेम्परेरी जॉब्स हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो आपको जब आपका सेशन एंड हो जाता है, चाहे आपका 6 महीने का था या 7 का हो या 10 का हो, जितना भी हो, जब आपका सेशन एंड हो जाएगा तो जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट बना के कॉलेज दे देगा। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ यूनियन ऑफ एसोसिएशन, सीटीआई हैज़ नो राइट टू फॉर्म यूनियन, कोई भी एसोसिएशन वगैरह आप नहीं बना सकते, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ आप नहीं कर सकते। उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसीजर, असेसमेंट आपकी की जाएगी। असेसमेंट हैज़ बीन डन बाय डिविजनल डायरेक्टर्स एंड डीपीआई कॉलेजेस। एडवर्टाइज जो है वो किया जाएगा कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितनी पोजीशंस हैं, कितने लेक्चर्स की, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें इस्लामियात की, तो इस्लामियात की इस कॉलेज में 5 सीटें हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग अप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट 5 होंगे वो हायर हो जाएंगे, सिंपल है, अपने मेरिट के हिसाब से। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैसे होगा, 16 से स्टार्ट होगा, अभी नहीं शुरू हुआ ना, अभी बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं हमारा अप्लाई नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, कुछ भी शुरू नहीं हुआ अभी, तो परेशान नहीं हो, जैसे ही होगा ना मैं खुद यहाँ वीडियो बना के आपको बताऊँगी। तो 16/9/2025 से शुरू होगा, अभी 2 दिन रहते हैं, 19/9 तक जारी रहेगा, 16, 17, 18, 19 तक जारी रहेगा। तो इसका अप्लाई होना भी शुरू नहीं हुआ, अप्लाई होना जब स्टार्ट होना है वो होना है 16 से लेके 19 तक, मतलब 2 दिन के बाद। आज 14 है ना आई थिंक, तो 15 और आज और कल के बाद शुरू होगा, तो मैं इंशाल्लाह बता भी दूंगी। उसके बाद मेरिट लिस्ट, जो आर्जी मेरिट लिस्ट है वो 22/9 को लगेगी, मतलब
19 के 1-2 दिन के बाद लग जाएगी, 2-3 दिन के बाद आई थिंक। उसके बाद 23 से 25 तक अगर कोई कंप्लेंट्स वगैरह हैं, आपको कोई मसला बन रहा है, कोई टेंशन है, तो आप जाके बताएं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस को। 23 से 25 तक ये हो सकता है, 23, 24, 25। फिर फाइनल लिस्ट लग जाएगी 25 की शाम तक, ठीक है। 25 को ये अच्छा, ये सारी चीज़ें जो होनी है ना, ये कॉलेज में भी होनी है और आपके पोर्टल पर भी होनी है। तो आपने परेशान नहीं होना कि मैं कॉलेज जाऊँ, कहाँ से देखूँ, ये वो। कॉलेज से भी जाकर, बेशक आपकी चॉइस है, कॉलेज से जाके देख लें। अदरवाइज़ जो पोर्टल आपने बनाया होगा जिसमें आपने अपना सारा कुछ डाटा ऐड करना है, सारा कुछ उस पर शो होगा। वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी भी एक-एक करके जो भी आएगा। उसके बाद है 25 को फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी सारी कंप्लेंट्स को देखने सुनने के बाद। और फिर आएगा डेट ऑफ इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू की बात की जाए तो वो आपके स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह 29 से लेकर 1 तक। 29/9/2020 मतलब कि सितंबर 29 से लेकर 1 अक्टूबर तक, जिसमें आई थिंक 29 का दिन बनेगा, 30 का बनेगा। आई थिंक ये 30 अगर तो ये 30 का महीना है तो 29, 30 और 1 होगा। और अगर ये 31 का महीना, वो आप देख लेना, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो 3 दिन आई थिंक आपके इंटरव्यू होंगे और 1/10/2025 मतलब अक्टूबर की पहली तारीख शाम को आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। जो लोग सक्सेसफुली हो जाएंगे इंटरव्यू वगैरह के बाद, ओवरऑल मेरिट बन जाएगा। और ये भी मैं दोबारा बता दूं, ये सारी लिस्टें कॉलेज में भी लगेंगी, आपके पोर्टल पे भी लगेंगी। तो परेशान नहीं होना, अपने पोर्टल पे देख लेना चुप करके बस ऑनलाइन। बात क्या होगा जी, उसके बाद है ग्रीवेंस रिडर्सल और मैकेनिज़्म फॉर कैंडिडेट्स। अच्छा, अब इसमें दोबारा से देखा जाएगा सारी चीज़ों को, ठीक है। लिस्ट को एक दफ़ा दोबारा से देख लिया जाएगा, 2/10 से लेके 4/10 तक। ठीक हो गया जी। अगर कोई मसला वगैरह है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो उनको दोबारा से देख लिया जाएगा या स्टूडेंट को बता दिया जाएगा। अगर कोई चीज़ वापस लेनी है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, कोई इस तरह का मामला है, ओवरऑल हर चीज़ देख ली जाएगी। 2/10 से लेके 2, 3 और 4 3 दिन होंगे। उसके बाद ओवरऑल जब हर चीज़ हो जाएगी, कैंडिडेट्स के हवाले से भी और उधर प्रिंसिपल्स हवाला के भी हवाले से, ओवरऑल सारी चीज़ें, तो फिर एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आपकी डिस्प्ले कर दी जाएगी जो कि 6/10/2025 को होगी, जिसमें फ़ाइनली वो लोगों के नाम होंगे जो सिलेक्ट हो चुके हैं अब जॉब के लिए। उसके बाद ज्वाइनिंग ऑफ सिलेक्टेड जो है वो कब से होगी, वो होगी 7/10/2025 से। ठीक हो गया, तो अगले महीने की 7 से ज्वाइनिंग हो जाएगी। इस रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उम्मीद तो यही है कि इसी को ही फॉलो किया जाएगा इंशाल्लाह। फिर भी कोई भी चेंज हुई तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। अभी तक जो डाटा सारा आया है उसमें जो सारी डेट्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पे सिलेक्शन के मैंने बता दिया, सिलेक्ट हो गया कैंडिडेट्स। अच्छा, अब क्या होगा, अब उन्होंने एक और डब्बे में बताया एक चीज़ जो कि अच्छी बात भी है। उन्होंने कहा कि अगर हमें कहीं पर भी ऐसा लगा कि किसी बंदा कोई बोगस डॉक्यूमेंट दे के, कोई फेक काम करके आगे आया है, जॉब पे आया है, तो हम उसी टाइम उसको खारिज कर देंगे जॉब से और नया जो उसके नीचे वाला बंदा होगा मेरिट पे, उसको बुला लिया जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आपने अपनी ओरिजिनलिटी हर जगह दिखानी होती है। अल्लाह ताला ने जहाँ से आपको रिस्क देना है, दे ही देना है, ठीक है। तो कुछ भी गलत नहीं करना, नहीं तो अल्लाह ताला भी बरकत उठा लेता है कामों से, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर उन्होंने हमें कुछ बताया है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगी, सारी कैलकुलेशंस कैसे होंगी वैकेंसीज़ की। अच्छा, तो जैसा कि मैंने बताया कि वैकेंसीज़ जो हैं वो सीटीआईज़ के लिए हर कॉलेज की अपनी होंगी, जो कि पहले से ही भेजी जा चुकी हैं, कैलकुलेट हो चुकी हैं, चेक वगैरह कर लिया गया है कि कहीं कोई गलत चीज़ तो नहीं मांगी गई या ज़्यादा सीटें तो नहीं मांगी गई या कम तो नहीं। ओवरऑल मतलब हर चीज़ हो चुकी है, बस ऐड ही आना था। मतलब ऐड ही आना है जो कि इंशाल्लाह जल्दी आ जाना है अब, क्योंकि 16 से, सॉरी, ऐड तो आ गया है, 16 से जो है वो अब स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई वगैरह। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, कुछ जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट होना है आपका। बाकी तो हर बात आपके जितना भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन है उसकी बेस पे होना है। लेकिन एक चीज़ जो होगी वो इंटरव्यू होगा, उसमें अब कौन कौन लोग होंगे, वो आपका प्रिंसिपल हो सकती हैं, इंचार्ज टीचर हो सकते हैं जो कॉलेज के जिसका मतलब जिनका सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल, ये सारी जो लोग हैं ना, ये सिलेक्शन प्रोसीजर करेंगे आपका। चाहे आपका प्रिंसिपल है, टीचर हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, तो ये सब मिल के जो है ना, ये पूरा एक पैनल होगा। वो हो सकता है आपके इंटरव्यू में भी बैठे हों, हो सकता है कि इंटरव्यू सिर्फ टीचर ले ले, तो डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पे, आपके कॉलेज पे, ठीक है। इन्होंने मिलके आपका एक मेरिट बनाना है। अब आते हैं क्वालिफ़िकेशन मार्क्स क्राइटेरिया जर्नल एंड कम्युनिटी कॉलेजेस। अच्छा, अगर तो आपको ये फ़ाइल मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है, जो कि डीपीआई ने अपनी सेंड की थी, सारी डिटेल बताई है। अगर नहीं मिली तो आप यहाँ मेरी वीडियो से भी देख सकते हैं।
इसमें मैंने एक-एक चीज़ क्लियर कर दी है आपको कि कहाँ पे कितने मार्क्स को ऐड किया जाएगा। तो आप ये देख लें कि एजुकेशनल मार्क्स कितने लिए गए जाएँगे। लेवल 1 90% और अबव फॉर सेमेस्टर सिस्टम के लिए भी उन्होंने बता दिए हैं और एनुअल सिस्टम के लिए भी बता दिए हैं। मास्टर्स और बैचलर में कितने मार्क्स काउंट किए जाएँगे और आपके कितने हैं, आपके कितने काउंट किए जाएँगे। बीएस और इंटरमीडिएट के लिए कितने काउंट किए जाएँगे। तो ये सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको अगर निकालना आता है तो आप अपना भी निकाल के चेक कर सकते हैं अपना मेरिट वगैरह। एक और अहम बात कि हायर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मतलब जो आपने मास्टर के बाद क्वालिफ़िकेशन हासिल की है, चाहे वो एमएस है, एमफिल है, चाहे पीएचडी है। तो आपके जो मार्क्स ऐड होंगे ना मास्टर के बाद वाली क्वालिफ़िकेशन पे 5 नंबर या 3 नंबर, वो बीएस कॉलेजेस के लिए नहीं होंगे काउंट, वो सिर्फ़ एसोसिएट कॉलेजेस के लिए होंगे, ठीक है? नोट फॉर बीएस वो ये कह रहे हैं कि नोट फॉर बीएस कॉलेजेस, पीएचडी के 5 नंबर, एमएस, एमफिल के 3 नंबर, ये बीएस कॉलेजेस के लिए नहीं हैं। मार्क्स फॉर पोजीशन होल्डर के लिए जो हैं वो फर्स्ट पोजीशन के 5 नंबर काउंट किए जाएंगे, सेकंड पोजीशन के 3 नंबर काउंट किए जाएंगे और थर्ड पोजीशन के 2 नंबर काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया बीएस कॉलेजेस के लिए। तो बीएस कॉलेजेस के लिए भी मैंने आपको ये दिखा दिया, ठीक है, और ऊपर जो शेयर किया था वो भी दिखा दिया। अब आप चेक कर लें अपना, अगर कैलकुलेशन आपको करनी आती है या इतनी समझ है कि कैसे करनी है तो वो आप करके देख सकते हैं। क्राइटेरिया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने बीएस में अप्लाई करना है, बीएस कॉलेजेस में अप्लाई करना, तो भी आप चेक कर लें अपना, एसोसिएट में आपका कितना बनेगा वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने अलग से बता दिया है और ऊपर उन्होंने अलग से बता दिया है। ये सारा जो है वो बीएस कॉलेजेस के लिए है, ठीक है। तो बैचलर के लिए देख लें, पीएचडी, एमएस, एमफिल वगैरह के लिए। उसके बाद बीएस इंटरमीडिएट, मैट्रिक के कितने मार्क्स काउंट किए जाएंगे, पोजीशन है तो कितने काउंट किए जाएंगे। इंटरव्यू के जैसे कि पता ही है कि 5 नंबर हैं, वो 5 भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी, मतलब डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा था। तो ये तो था, सारी डिटेल थी क्राइटेरिया की। अब आ जाते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर कि सीटीआई शैल फॉलो टर्म्स एंड कंडीशन फॉर देयर लेटर ऑफ एग्रीमेंट। सीटीआई को हर चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने कोई भी चीज़ फॉलो नहीं की, जो भी आपके कॉलेज के हवाले से बताया गया है, रूल्स बताए गए हैं प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के हवाले से या आपके डिपार्टमेंट के हेड के हवाले से, अगर आप उसमें उसको फॉलो नहीं करते हैं रूल्स को, या कोई भी ऐसा वैसा कोई काम, गलत काम करते हैं, तो उसके लिए आपको निकाल दिया जाएगा। सिंपल अल्फाज में उन्होंने मेंशन कर दिया हुआ है, देयर शैल बी रिक्वायर्ड टू बी प्रोफेशनल, आपको होना है, रेगुलर होना है, पंक्चुअल होना है, गुड करैक्टर के साथ अपने आप को डिस्प्ले करना है, सारे टीचर्स और स्टूडेंट को एक जैसा मतलब रिस्पेक्ट देनी है, एक तरीके से ट्रीट करना है, रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ, फेयरनेस के साथ, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना। और कुछ टीचर्स तो थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है, तो आपने उसको अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है भी, जो कि हम इंसान हैं, हो जाता है, तो आपने अपने अंदर उन चीज़ों को ठीक करना है ताकि आपकी जो जॉब है उस पर कोई बुरा असर ना पड़े। मिसकंडक्ट नहीं करना, एब्सेंस नहीं करना अपने आप को। कुछ लोगों को छुट्टी की ज़रा आदत होती है, तो कोशिश करनी है कि छुट्टी नहीं करनी है। जैसे कि मैंने बताया है कि 1 महीने में सिर्फ 2 छुट्टियाँ अलाउ हैं, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉजिंग डैमेज, को कॉलेज की कोई प्रॉपर्टी आपकी वजह से डैमेज ना हो, अल्लाह ना करे गलती से कुछ हो जाए तो वो एक अलग बात है, आप प्रिंसिपल से जाके बात कर लें कि ऐसे हो गया था। लेकिन अगर आप जानबूझ के या गलती से, मतलब जानबूझ के भी कुछ लोग कर बैठते हैं, तो वो थोड़ी सी चीज़ों का आप ख्याल रखें। उसके बाद आपने ओवरऑल स्टूडेंट को जो है वो प्यार से गाइड करना है। मानती हूँ कि स्टूडेंट थोड़े ढीठ हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये है कि आपने फिर भी उनके साथ ऐसी सख्तियाँ नहीं करनी जो कि उनको हार्म करें ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे। आपने उन्हें बड़े अच्छे से गाइड करना है, थोड़ी सी सज़ा दे लें, 5-10 मिनट को खड़ा कर लें, बस इतना काफ़ी होता है। उसके बाद उन्हें प्यार से समझाएं, बिठाएं और उनको बताएं, बेटा ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। या उनको कोई कहें कि मैं आपको टॉफ़ी दूंगी, आप लेक्चर में जिनका सबसे अच्छा होगा, मतलब इंसान के पास बहुत सारे तरीके होते हैं स्टूडेंट को अच्छे तरीके से मैनेज करने के। तो अदरवाइज़ ये है ना कि अगर आप स्टूडेंट के साथ कुछ गलत करेंगे तो वो फिर आपकी जॉब ख़त्म हो जाएगी, आपको निकाल दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद इस तरह की चीज़ों के लिए आपने ओवरऑल ख़्याल रखना है। एजुकेशन बड़े अच्छे से देनी है, क्वालिटी का ख़्याल रखना है एजुकेशन की, और डिग्रीज़ वगैरह डॉक्यूमेंट्स को बोगस आपने नहीं देना, अदरवाइज़ आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल सारे रूल्स का आपने ख़्याल रखना है जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद उन्होंने बताया है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या-क्या हो सकते हैं। एक अच्छा सीटीआई बनने के लिए आपको, आपके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो गुड आपकी
गोलिकल स्किल्स होनी चाहिए। ये क्या होती हैं, पेडागोजी कहते हैं उस चीज़ को जिसमें आपकी सारी लर्निंग स्किल्स आती हैं, टीचिंग स्किल्स आती हैं कि आप खुद कैसे समझते हैं चीज़ों को, आप उसको आगे कन्वे कैसे करते हैं, सिखाते कैसे हैं, बच्चों को लेके कैसे चलते हैं ओवरऑल ना कामयाबी की तरफ। तो ये सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं, टीचिंग स्किल्स वगैरह, प्लानिंग कैसे करते हैं लेसन्स की, करिकुलम कैसे डिलीवर, मतलब लेसन कैसे डिलीवर करते हैं, होमवर्क कैसे चेक होता है, डेली चेक होता है या चेक ही नहीं होता, स्टूडेंट क्या काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन असेसमेंट आपकी अच्छे से आपको आनी चाहिए स्टूडेंट की। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट आपने मेंटेन करनी है, रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन करने होते हैं, स्पोर्ट्स में भी हिस्सा दिलवाना होता है बच्चों को, या फिर करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आना होता है। ओवरऑल स्पोर्ट्स जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी बच्चों को मोटिवेट करना होता है, पेरेंट्स से मीटिंग करनी होती है अगर प्रिंसिपल कहता है आपको, तो उसके बाद कैरेक्टर बिल्डिंग करनी होती है स्टूडेंट की। तो ये एक बड़ी अच्छी एक एज आ टीचर और एज आ मदर भी आपका एक रोल होता है, तो जो कि बच्चों पे भी बड़ा अच्छा असर डालता है। नेक्स्ट जो है वो अटेंडेंस एंड परफॉर्मेंस है। अटेंडेंस क्या क्या है कि मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर, आपने बच्चों का ना, आपको जब जब आप इंशाल्लाह सेलेक्ट हो जाएंगे एज अ CTI, तो जब आप पहले 1-2 दिन जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो आपको प्रॉपर रजिस्टर वगैरह बता देंगे कि कैसे बनाना है। आपको अलग-अलग क्लास का रजिस्टर मिल जाएगा, उसके ऊपर आपने सब बच्चों के रोल नंबर लिखने होते हैं, डेली उनकी हाज़िरी लगानी है जाते ही उसमें क्लास में, ठीक है। उसके बाद आपने उनका लेसन स्टार्ट करना है, चाहे सुन लें, चाहे आगे पढ़ा दें, चाहे लिखवा लें, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाते रहें उनको, शोर भी ना करें वो। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि अगर कोई CTI रिज़ाइन कर देता है, ठीक है, जिसका नाम लिस्ट में आया हुआ है, वो रिज़ाइन कर दिया, किसी भी वजह से जॉब छोड़नी पड़ गई या कोई मसला हो गया, तो उसके नीचे वाले CTI को बुला लिया जाएगा। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपको रोका जाएगा, तो आपको नेक्स्ट CTI को बुला लिया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है वो मेथड ऑफ स्टाइपेंड मैंने बता दिया आपको, 50,000 है। 10 दिन के अंदर जो है वो विद इन द 10 डेज़ ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिक्रूटमेंट इस प्रोसेस में आपको जो है वो डिमांड आपको ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर पेमेंट जो होती है उसके थोड़े बहुत कुछ होते हैं, वो आपसे लिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको बताया जाएगा कि आपने बैंक का अकाउंट वगैरह बना लेना है, और उसका जो डिटेल वगैरह है वो आपने बतानी होती है क्लर्क ऑफिस में जाके। तो वो आपको फिर जब आप अपने कॉलेज, हर कॉलेज का अपना अपना हिसाब होता है, तो वो आपको कॉलेज बताएगा। कुछ एडिशनल कंडीशंस उन्होंने बताई हैं, ये आप पढ़ लें, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट मतलब एज सच कुछ होता नहीं है, लेकिन देख लें आप, ठीक है। उन्होंने बोला है कि आप एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट सेकंड शिफ्ट में आप नहीं कर सकते हैं, मतलब कि CTI को सेकंड शिफ्ट वगैरह, मतलब एक ही शिफ्ट होती है कॉलेजेस में, तो सेकंड नहीं कर सकते। इसके अलावा मार्क्स ऑफ इंटरव्यू विल नॉट बी यूज्ड एज अ डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, कि मार्क्स ऑफ इंटरव्यू जो होंगे ना, वो उससे ये डिसाइड नहीं होगा कि आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो वो तो वैसे भी सिर्फ 5 है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरिट बनेगा, उसके हवाले से आपको देखा जाएगा कि रखना है या क्या करना है सारा ना। अच्छा, उसके बाद मार्क्स ऑफ पोजीशन होल्डर्स विल बी ग्रांटेड, जो है वो पोजीशन होल्डर्स को मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक और बात ये है कि आपका अगर रिज़ल्ट पे परसेंटेज मेंशन है, तो आपने वो वाली परसेंटेज ऐड करनी है जब आपने अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपके रिज़ल्ट पे परसेंटेज मेंशन नहीं की हुई कॉलेज वालों ने, यूनिवर्सिटी वालों ने, या जहाँ से भी आपने पढ़ा है, तो फिर आपने अपना जो CGPA है ना, वो सिर्फ लिखना है, परसेंटेज को कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। इस बार उन्होंने बहुत अच्छी चेंजेस की हैं पोर्टल पर कि आपका अगर परसेंटेज मेंशन है रिज़ल्ट पे, तो वो लिख दें, अगर नहीं है तो CGPA सिंपल उठा के अपना लिख दें, वो खुद ही कन्वर्ट कर लेंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ क्राइटेरियाज़ मज़ीद बताए हैं CGPA के हवाले से, कि वेयर DMC परसेंटेज एंड CGPA बोथ आर प्रेजेंट, तो परसेंटेज शैल काउंटेड। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन विद रिगार्ड टू CGPA, द HEC फार्मूला यूज़ किया जाएगा CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर तो आपने कोई भी BA MA BS फिल PhD जो भी किया है, अगर आपके रिज़ल्ट के ऊपर परसेंटेज लिखी हुई है, तो आपने वो कॉपी पेस्ट कर देनी है बस। अगर आपके रिज़ल्ट पे परसेंटेज लिखी ही नहीं हुई, तो सिर्फ CGPA लिखा हुआ है, तो आपने खुद से कुछ नहीं करना, बस वो वाला CGPA उठा के अपने पोर्टल पर लिख देना है, बाकी कन्वर्जन्स खुद ही हो जाएंगे। वो कैसे होंगे, वो ये लिख दिया है, वो मैं आपको बताती हूँ, ये जैसे कि इन्होंने मेंशन कर दिया है। अगर आपका GPA HEC फार्मूला के ज़रिए ये होगा, सारा कुछ कन्वर्जन होगी GPA की परसेंटेज में। अच्छा, आपको पता है कि CGPA 4 में से होता है, ठीक है। तो 3.63 से लेके 4 GPA तक जिनका भी होगा, उनके मार्क्स बनेंगे 90 से 100 के बीच में,
अगर 4 है तो ऑफ कोर्स 100 ही बनेंगे। अगर 3.25 से लेके 3.62 तक आपका जीपीए है तो आपके मार्क्स की जो कन्वर्जन होगी वो 80 से 89% में होगी, बीच में जिस जो भी आपका जीपीए होगा उस हिसाब से आपकी कन्वर्जन खुद ही होगी, आपने नहीं करनी। आपने बस जीपीए मेंशन कर देना अपना। 2.88 से लेके 3.24 जिनका सीजीपीए है उसकी जो परसेंटेज बनेगी मार्क्स की वो 70 से लेके 79 तक बनेगी। नेक्स्ट इस तरह जीपीए नीचे जाता जाएगा, परसेंटेज भी उसी तरह नीचे पे आती जाएगी। जैसे 2.50 से 2.87 है, 60 से 69% के बीच में बनेंगे। 1.80 से 2.49 है, 50 से 59 के बीच में बनेगी। 1.00 से लेके 1.79 सीजीपीए आया हुआ है आपका तो आपकी 40.49 बनेगी। और 0.00 से लेके 0.99 सीजीपीए आपका लिखा हुआ है तो आपके बिलो 40 आएगी। सिंपल है। तो ये HEC फार्मूला है। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि अगर आपके रिज़ल्ट पे उन्होंने परसेंटेज निकाल के दी है यूनिवर्सिटी वालों ने आपके अपने रिज़ल्ट पे, जो ट्रांसक्रिप्शन होती है या डिग्री होती है, तो फिर आपने वो परसेंटेज लिखनी है। अगर नहीं लगा के उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने निकाल के नहीं दी हुई तो सिर्फ CG पे लिख देना है, पोर्टल पे खुद ही कर लेंगे ये लोग। फिर वो दोबारा उन्होंने बताया कि HEC फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ GPA इन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑन द स्केल ऑफ 5। कुछ लोगों की 4 में से होती है, ख़ासतौर पे जो बड़ी पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह करते हैं। कुछ लोगों की 4 में से CGPA होता है, कुछ का 5 में से भी होता है। तो अगर 5 में से है तो क्या होगा, 4.63 है से लेके 5 तक है तो 90 में से 100, 4.25 से लेके 4.62 तक है तो 80 में से 89% बनेंगे। 3.88 से लेके 4.24 है तो 70 में से 70। ये उन लोगों के लिए है जिनका CGPA 5 में से होता है। तो जिनका 4 में से होता है वो ऊपर वाला डब्बा देख लें, जिनका 5 में से है उनका नीचे वाला डब्बा देख लें। अगर कॉलेज वालों ने परसेंटेज निकाल दिया तो बस लिख दें वही वाली, अगर नहीं निकाली तो सिर्फ CGPA लिख दें, ये खुद ही कन्वर्ट कर लेंगे। उन्होंने आपको एक रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया है, अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो वो यहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। ये जो लिंक है इसको ओपन करके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि आप कॉपीज़ फॉरवर्डेड फॉर अब ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है ना, ये सब लोगों को मिल चुकी है। आपके कॉलेज को भी, ओवरऑल गवर्नमेंट के जो भी इदारे हैं इसके साथ मुंसलिक हैं उनको भी मिल चुकी है। तो अब ये सारा डाटा क्लियर है, आपको होप्स हो कि अब समझ आ गई होगी। मैंने एक एक चीज़ को क्लियर करने की कोशिश किया। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जैसे ही CTI के लिए अप्लाई होना शुरू होगा इंशाल्लाह वो भी मैं शेयर कर दूँगी। अभी अप्लाई होना शुरू नहीं हुआ, 16 से स्टार्ट होगा। गुड लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।